प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर जाकर उन्हें देख लें। प्रिय छात्रों, संख्या ज्ञान के दूसरे भाग में हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुल 11 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। नेचुरल नंबर इन हिंदी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हमारी जो गिनती की संख्याएं हैं उन्हें प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है। यानी इनकी हम कभी भी पूरी गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक चलती है। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स इन हिंदी जैसे 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक चलती थी और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाती है। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है और 0 के बिना कोई भी संख्या है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसमें अगर हमें पूछे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के अतिरिक्त 0 भी होता है। यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं तो होती है, 0 भी होता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में 0 का अंतर है। पूर्ण संख्याओं में 0 होता है क्योंकि इसकी शुरुआत 0 से होती है, जबकि प्राकृत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत है वो 1 से होती है। तो इसमें 0 का अंतर है, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इंटीजर्स इन हिंदी जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें इस साइड में भी डॉट डॉट लगे हुए हैं और शुरुआत में भी डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो 0 मध्य में लिया जाता है। 0 के इस साइड में संख्याएं प्लस वाली होंगी और 0 के इस साइड में संख्याएं माइनस वाली होगी, यानी यहाँ से ये ऋणात्मक अनंत है। जैसे -4 के बाद -5, -6, -7, -8 ये अनंत तक चलेगा। और इधर जैसा कि हम जानते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी हमारा अनंत तक चलेगा। तो पूर्णांक क्या हो गए? ऋणात्मक अनंत से 0 तक आना है और 0 से अनंत तक की संख्याएं, यानी ये 0 से आगे पूर्ण संख्याएं होगी। तो अब इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये तो होगी हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है। और यहाँ इसको भी अगर शामिल कर लें तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्याएं। और अगर ऋणात्मक को भी शामिल कर लें तो ये सारे मिल करके पूर्णांक बन गए। यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्याएं भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होते हैं। यानी पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या सम्मिलित हो जाती है। जब हम पूर्णांक कहते हैं तो उसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या शामिल हो जाती है। संख्या रेखा के ऊपर भी जैसे हम दर्शाते हैं 0 दर्शा करके, इस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कोई संख्या रेखा लेते हैं अपने, इस तरह से
यहाँ बीच में अगर शून्य लिखते हैं तो इसके इस साइड में 1 2 3 4 ये लिखते हैं, और उल्टी साइड में -1 -2 -3 -4 ये संख्या रेखा के ऊपर हम जब दर्शाते हैं तो 0 से इस तरफ इस साइड में 1 2 3 4 प्लस में, और 0 से उल्टी साइड में -1 -2 -3। तो ये सभी क्या है, ये पूर्णांक है जिनको हम संख्या रेखा के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा के ऊपर भी हम इनका जोड़ घटाव करके बता सकते हैं। इसके बाद में 4 नंबर पे हमारी आती है परिमेय संख्याएं, जिनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b, यहाँ p/q भी हम लिख सकते हैं, जहाँ b बराबर 0 न हो, हर शून्य नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर a और जो b है वो क्या होते हैं? धन पूर्णांक हैं, या पूर्ण संख्याएं भी इनको कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर 4 है, 4/1, 5/2, 5/6, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। बटे में 1 लगा देंगे तो भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी, यानी a/b के रूप में लिखा जा सके, वो रेशनल नंबर है। इसके बाद आता है हमारा 5 नंबर पे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, b इसमें भी 0 नहीं होगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √5, √15। तो चौथे और 5वें नंबर पे आ गई हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि √2, √5 और √15, यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि √9 परिमेय है या अपरिमेय है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे √9 का वास्तव में मान √ के अंदर अगर इसको हम हल करें तो 3 बार आ जाएगा, यानी √9 का मान 3 होता है। तो ये अपरिमेय नहीं है। 3 क्या है? इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर b 0 नहीं है, तो ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे और पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि सभी √ वाली संख्याएं हमें अपरिमेय नहीं माननी है। जैसे आपको यहाँ पे 9 का उदाहरण दिया गया है कि √9, या जैसे √16 हो तो √16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, इसका 4 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 4/1। तो ये संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √9 और √16 परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। यहाँ पे हम इसका खास ध्यान रखेंगे। 6ठे नंबर पे आती है हमारी सम संख्याएं, या जिनको हम इवन नंबर बोलते हैं। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या सम संख्या होगी। यानी हम ये कक्षा 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है। तो जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो वे सम संख्याएं होती है, यानी जिन संख्याओं को हम यूं कहें कि जोड़े के रूप में विभाजित कर सके, 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो सम संख्याएं कहलाती है, इवन नंबर्स। इसके बाद में जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ये एक संख्या दी हुई है 5638, 2968, 4712, 3916 आदि ये संख्याएं दी हुई है। अगर हमसे पूछे कि ये सभी सम है या विषम है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूँ 5, 6, 7, 0, इसमें इकाई का अंक 0 है। जैसे 7, 8, 9, 2, इसमें इकाई का अंक 2 है। जैसे ये संख्या हो आपकी, इसमें इकाई का अंक 4 है।
इसमें इकाइकांक 6 है और इसमें इकाइकांक 8 है, तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या होगी, सम संख्याएं कहलाती है। यानी इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सम संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद 7 नंबर पे आती है हमारी विषम संख्याएं, जिनको ऑड नंबर्स कहते हैं। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यानी हमारी जो प्राकृत संख्याएं थी, जो गिनती वाली थी, उसमें हम कह सकते हैं कि आधी संख्याएं सम हैं और आधी संख्या विषम। कैसे? जैसे गिनती हमारी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 निकाल लें तो पीछे हमारे क्या बचेगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो आधी संख्याएं सम होती है और आधी संख्याएं विषम होती है गिनती की संख्याओं में। तो ये हमारी 2 प्रकार की इसमें और जुड़ गई। यहाँ पर कुल 7 प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर हम विषम संख्याओं के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 3719, 6313, 2967, 165। इन सभी में इकाई का अंक 9 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है। यानी इन संख्याओं में इकाई का अंक कहीं पर भी 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। 8 नंबर पर हमारी आती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। यानी इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। जैसे हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ 15 का। तो 15 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो 3 का भाग देते हैं, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 का देते हैं, तो 5 एकम 5। यानी जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसके इस साइड में जो संख्याएं आती है वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इनमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। जैसे मैं 29 लेता हूँ, तो 29 में या तो आप 29 का भाग दे सकते हो और या 29 में 1 का भाग दे सकते हो। इसमें अन्य किसी का भाग नहीं जाता है, 1 से या खुद से ही वो विभाजित होती है। तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी अभाज्य संख्याएं एक तरह से कहें तो हम इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं लिख सकते। अभाज्य संख्याओं के कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में अभाज्य ही होती है। अब यहाँ पर 1 के बारे में ध्यान दे लें। 1 नई भाज्य संख्या है और नई अभाज्य है, और 2 है वो एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि 1 को न तो भाज्य में लेना है और न ही अभाज्य में लेना है, और जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य है, सम संख्या भी है साथ में और अभाज्य संख्या भी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमारा आता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। 2 प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी यदि उनका महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी में से 1 हो, HCF, अर्थात 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2,3, 3,4, 5,9, 13,15, 15,16। यानी इनका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे मैं ये संख्याएं लेता हूँ, 15 के हम अगर टुकड़े करें तो 15 में 3 का भाग 2, 3 5 15, 5 एकम 5, और 16 के अगर हम करते हैं तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ 15 के बराबर आया हमारा
3 × 5 और 16 के बराबर आया हमारा 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ हम ध्यान रखें कि सभी संख्याओं को हम 1 से गुणा करेंगे तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 1 से गुणा इनको कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैस है निकालें तो वो क्या आएगा, केवल 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें 3 और 5 गुणा नहीं हो रहा है, इसमें 2 गुणा नहीं हो रहा है, तो इनका मैस है क्या निकला, 1 निकला। तो स्पष्ट हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि उनका मैस है 1 हो तो और साथ में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अगर मैस है 1 होगा तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा, तो वे सभी संख्याएं कहलाएंगी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं 2 3 3 4 5 9 13 15 15 16। इसके बाद में हमारी 10 नंबर पे आती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसमें भी 2 हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या है, किसी भी दी हुई संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से 1 घटाकर करते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पहले वाली संख्या। जैसे 1015 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1015 में से 1 घटा दो 1014। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पहले वाली संख्या। किसकी, मूल संख्या की, मूल संख्या की पहले वाली संख्या। जैसे 15 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 15 में से 1 घटा दो क्या होगी, 14। 14 की पूर्ववर्ती 13, 13 की पूर्ववर्ती 12, यानी 1 कम करेंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। इसके बाद में 11 नंबर पे आती है हमारी परवर्ती संख्या। किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में 1 जोड़कर की जाती है, यानी हम 1 जोड़ देंगे तो परवर्ती बन जाएगी। जैसे 4019 की परवर्ती संख्या, 4019 में 1 जोड़ दीजिए तो होगी 4020। जैसे 8 की परवर्ती क्या होगी, 8 में 1 जोड़ दो तो कितनी आ गई, 9। तो अंत में नंबर 10 और नंबर 11 पे हमारी हो गई पूर्ववर्ती और परवर्ती। इस प्रकार से गणित में संख्याएं आगे भी और प्रकार की भी आएगी, परंतु यहाँ अपने सिलेबस के अनुसार हमने है वो 11 प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। तो ये मैं थोड़ा और बता दूं, अंकगणित क्या होता है, अर्थमेटिक। ये गणित की 3 बड़ी शाखाओं में से एक है। अंकों तथा संख्याओं से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहा जाता है और अंकगणित से ही गणित के सवालों की शुरुआत होती है। तो जो गणित की 3 बड़ी शाखाएं हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, इसमें क्या है, सबसे मूल आधार अंकगणित ही है। इसमें अंक और संख्याओं से संबंधित गणना की जाती है और ये गणित का आधार भी है। इसी के जरिए हम गणित के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अंकगणित केवल अंकों का खेल है, यानी इसमें अंक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अंक क्या है, तो 0 से लेकर 9 तक जो हैं संकेत हमारे, वो अंक हैं। अंक ही गणित का मूल आधार है और हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्यों को अंकों में प्रयोग करते हैं।
अंक से ही गणित के सभी सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब इसके अंदर संख्या क्या है और अंक क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, संख्या एक से अधिक अंकों को एक के पास एक रखने से बनती है और अंक केवल 0 से 9 तक यानी 10 ही होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं और इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती है। संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, कितनी ही संख्याएं बनाई जा सकती है। एक के पास एक रखने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे 5 के साथ 8 मैं रख देता हूँ या और 8 रख देता हूँ, ये तीनों अंक पास पास में रख दिए हैं, तो ये हमारी संख्या बन गई 588, जिसमें 5 और 8 अंक का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हमें अंक और संख्या में भेद पता होना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे कि अंक कितने हैं, तो हम कहेंगे कि अंक हमारे 10 ही हैं, जबकि संख्याएं अनंत है, संख्याओं की कोई सीमा नहीं है। अब क्या करेंगे, अंकगणित की जो मूल प्रक्रिया है क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो अंकगणित की मूल 4 प्रक्रियाएं होती है, जोड़, घटा, गुणा और भाग। मुख्य रूप से 4 मूल प्रक्रियाएं हैं, इनसे ही अंकगणित की शुरुआत होती है और इनसे ही अंकगणित बनता है। तो पहला है इसमें जोड़, एडिशन। जोड़ क्या है, किसी भी संख्याओं को रलाना, मिलाना, इकट्ठा करना, उसे क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। यानी कोई भी जो संख्या है उसमें एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, वह क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है, एडिशन। और इसका चिन्ह है ये प्लस। जोड़ को योग भी कहते हैं, योग करो, जोड़ करो, मिलाओ, ये सभी क्या कहलाते हैं, जोड़ने में आते हैं और इनको जोड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, जैसे 5 में 5 मिलाया 10, 10 में 10 मिलाया 20, 25 में 50 जोड़ा 75, 50 में 50 जोड़ा 100 और 100 में 100 जोड़ा 200। यानी यहाँ पर बीच में ये चिन्ह लगा करके दर्शा दिया जाता है, इसे हम जोड़ करना या योग करना कहते हैं। 100 + 100 और इसमें इस तरह से इनका योग करना एक ही बात है। 0 में 0, 0 में 0, 1 और 1 2, ये दोनों बातें एक ही प्रकार की है। बड़ी कक्षाओं में हम इस तरह से भी जोड़ कर सकते हैं और छोटी कक्षाओं में इस तरह से जोड़ करना सिखाया जाता है। इसकी दूसरी संक्रिया है घटाना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है, घटा क्या है या घटाना क्या है, ये जोड़ने की विरुद्ध प्रक्रिया है। यानी किसी भी संख्या या अंक में से दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है, उसे घटाना कहते हैं। और घटाने का चिन्ह ये होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा जोड़ था और ये किसका है, घटा का चिन्ह है। इसमें योग करना, जोड़ दिया और इसमें से कम कर दिया। जैसे 10 में से 4 कम करते हैं तो 6 बचता है, 14 में से 6 कम करते हैं तो 8 बचता है। यानी जो हमारी घटी हुई रकम है और जो हमारा उत्तर है उनको अगर जोड़ें, जैसे 6 में 4 जोड़ें तो पुनः 10 बन जाता है, 8 में 6 जोड़ें तो पुनः 14 बन जाता है। तभी इसको क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध कहा गया है। यानी जो घटाव है या घटाना है वो जोड़ने की प्रक्रिया के
विरुद्ध प्रक्रिया है। यानी किसी अंक को किसी अंक में से या किसी संख्या को दूसरी संख्या में से कम करना उसे घटाना कहते हैं। जैसे 20 में से 8 कम कर दिया 12 बच गया, 40 में से 12 घटा दिया 28 बच गया, 100 में से 50 घटा दिया 50 बच गया। 3 नंबर पे आता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार गुणा होता है। गुणा को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, गुणा के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर इसको साधारण भाषा में कहें कि बार बार जोड़ करना गुणा करना है। अगर हम संख्याओं को बार बार जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। और संख्या या अंक को कितनी बार जोड़ते हैं, जितनी बार जोड़ते हैं वह उतनी बार गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 गुणा 4, तो 2 चौके 8। जैसे अगर इसको जोड़ें हम बार बार 2 2 2 2, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यहाँ पर मैंने इसको कितनी बार जोड़ा, 4 बार। तो 2 को मैं अगर 4 बार जोड़ता हूँ तो 8 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुणा 4 8, 4 गुणा 5 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 40 दूणे 80। यानी पहाड़े जो हैं या पहाड़ा पढ़ना वो गुणा कहलाता है। 40 का पहाड़ा 2 बार मैं पढ़ूंगा तो 40 दूणे 80। और इसके बाद में चौथी हमारी जो प्रक्रिया है इसमें अंकगणित की, वो है डिवीजन यानी भाग। भाग क्या है, जैसे घटाव जोड़ के विरुद्ध प्रक्रिया थी वैसे ही गुणा करने की जो प्रक्रिया है वो उसके अगर हम विरुद्ध चलें तो भाग कहा जाता है। किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार विभाजित किया जाता है उतनी ही बार भाग देना होता है। भाग को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह है, ये प्रतिशत का होता है वैसे यहाँ पे, तो भाग का ये चिन्ह है, इससे हम इसको प्रदर्शित किया जाता है भाग को। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 4 भाग 2, यानी 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 20 में 4 का भाग देते हैं 4 पंजे 20, 50 में 10 का भाग देते हैं 10 पंजे 50, और 100 में 5 का भाग देते हैं तो 20 पंजे 100। जैसे 20 में 5 का भाग दिया, 4 का भाग देते हैं, इसको घटा करके कैसे करते हैं, अपने गुणा करने की जो विरुद्ध प्रक्रिया है। जैसे आप 20 में से 4 घटाओ 16 बच गया, 16 में से 4 घटाएंगे 12 बच गया, और 12 में से 4 घटाएंगे 8 बच गया। और अब यहाँ पे 8 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो 4 बच गया, और फिर 4 में से 4 घटाता हूँ तो 0 बच गया। एक बार घटाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 20 में से जब मैं 4 को 5 बार घटाता हूँ तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 20 में 4 का भाग देता हूँ तो उत्तर हमारा 5 आता है। ये गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध है। यानी बार बार जब किसी अंक को मूल संख्या में से घटाते हैं और जितनी बार घटाते हैं विभाजित करते हैं उतनी बार भाग देना होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।